Welcome to Gyandhara Pupil Teacher Online Study Point, and today our topic is Flanders Interaction Analysis System. So there are different kinds of analysis system existing for observing the teacher behavior in the classroom. But this is the one of the most used observation system by the educationist. And what is it? The Flanders Interaction Analysis System. This is a, you can say, systematic observation for teacher behavior in classroom. So interaction means how a teacher and a student interact in the classroom, and analysis means the behaviors are observed, marked and analyzed. Teacher student behavior marked, firstly observed, then marked and then analyzed within the classroom. So first of all, what is class observation system? Educationists have been using the classroom observation systems for studying the classroom behavior. So to study classroom behavior, basically there are two type of observation system. One is science system and other is category system. In science system, list of teacher behavior is given. So whoever doing the observation will get a list of teacher behavior, and he will take the behaviors done in the classroom. And in category system, different behaviors are, are written in proper category. So many educationists have given the teachers behavior interaction analysis, or in one line you can say what is an interaction analysis. The interaction analysis is the analysis of teacher behavior by systematic observation. टीचर क्लासरूम में कैसा पढ़ा रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, और जो भी उसका गोल था क्लास में जाकर अपनी टीचिंग करने का, क्या वो फुलफिल करते हैं अपने उस बिहेवियर और एक्टिविटीज़ के थ्रू, इनकी एनालिसिस करना पॉसिबल है। और इस बात के लिए जो अभी तक का सबसे अच्छा सिस्टम माना गया वो नेड ए फ्लेंडर द्वारा दिया गया है, एंड इट शोज that what is happening in a classroom when a teacher teaches, which is known as the Flander Interaction Analysis Categories, FISs. It is developed in the University of Minnesota, USA between 1955 and 1960. Now फ्लेंडर ने क्या किया, उन्होंने क्या क्लास के जो बिहेवियर थे उनको 10 कैटेगरी में बांटा। वो 10 कैटेगरी, उनकी 3 मेन कैटेगरी थी। फर्स्ट थी टीचर टॉक, सेकेंड थी स्टूडेंट टॉक, पीपल टॉक, और थर्ड था साइलेंस और कंफ्यूजन। तो टीचर टॉक के अंदर उन्होंने 7 बिहेवियर्स को कैटेगराइज किया, और पीपल टॉक के अंदर उन्होंने दो बिहेवियर्स कहे, और एक बिहेवियर था साइलेंस और कंफ्यूजन का। ये देखिए, ये था। इसमें टीचर
दो तरीके से बच्चों से बात करते हैं। फर्स्ट था इनडायरेक्ट टॉक, इसमें था एक्सेप्ट फीलिंग्स, सॉरी यहाँ पे एक्सेप्ट फीलिंग्स, प्रेज देता है बच्चों को, उनके आइडियाज को एक्सेप्ट करता है, क्वेश्चंस पूछता है, लेक्चर देता है, बच्चों को डायरेक्शंस देता है टू ओपन योर नोटबुक, राइट डाउन इन योर कॉपी, इस तरह से क्रिटिसिज्म करता है या बच्चों को किसी चीज़ के लिए डांटता है। इसमें स्टूडेंट टॉक में इन्होंने केवल दो चीज़ देखी, एक तो जो स्टूडेंट रिस्पॉन्स करते हैं और दूसरा जो वो खुद से कोई क्वेश्चन मतलब टीचर से पूछते हैं। और लास्ट कैटेगरी थी जो सेपरेट थी, वो 10 थी साइलेंस और कंफ्यूजन की, जो कि बेसिकली जब टीचर क्लास में एंटर करता है वो तब होती है, या बच्चों को क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है तब होती है, या फिर जब टीचर क्लास से जा रहा होता है तब होती है। तो ये 10 कैटेगरी की एनालिसिस टीचर्स जो मतलब ये सबसे ज़्यादा बेसिकली यूज़ की जाती है फॉर स्टडिंग द इंटायर वर्बल बिहेवियर। सो इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव्स यही होते हैं कि टीचर्स की कैरेक्टरिस्टिक को रीड करा जा सके। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो यही है, टू स्टडी टीचर्स बिहेवियर या टीचर्स कैरेक्टरिस्टिक, टू एनालाइज क्लासरूम वर्क। थर्ड है टू स्टडी टीचर स्टूडेंट बिहेवियर, एंड फोर्थ इज to analyze effect of training and non-verbal communication. So हम ये कैसे करते हैं? ब्लेंडर्स 10 कैटेगरी एनालिसिस के लिए आपको ये एक चार्ट जो आप सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो भी ऑब्जर्वर आपकी क्लास में आता है, आप जब पढ़ाते हो तो वो आप दे देते हैं। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस करके कैटेगरीज लिखी होती हैं। ऑब्जर्वर आपके बिहेवियर को या टीचर के बिहेवियर को देखते हुए अपनी टैली में उसको नोट करता है, और उसके बाद हम मैट्रिक्स बनाकर हम परसेंटेज निकालते हैं कि किस तरीके से कितना मतलब जो इफ़ेक्टिवनेस थी टीचर की और पीपल की, वो कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके एक सर्टेन रूल्स होते हैं, वो रूल्स भी आपको अभी मैं बताऊंगी। सबसे पहले हम सीखते हैं ये होता कैसे। कैसे एनालिसिस की जाती है? दो तरीके से की जाती है। पहली होती है क्वांटिटेटिव, जिसमें आपका 3 स्टेप होता है, इनकोडिंग, डिकोडिंग और इंटरप्रिटेशन। और दूसरा होता है क्वालिटेटिव, उसमें टीचर्स बिहेवियर को फ्लो चार्ट के थ्रू या बॉक्स फ्लो चार्ट के थ्रू या मॉडल्स के थ्रू जज किया जाता है। लेकिन बेसिकली जो हम सीखते हैं ब्लेंडर इंटरैक्शन एनालिसिस सिस्टम में, वो ये क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव पार्ट होता है। तो हम इसके बारे में सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहला प्रोसेस होता है इनकोडिंग का। इसको क्या कहते हैं? इनकोडिंग। इसमें क्या होता है कि ऑब्जर्वर जो है वो क्लास में जाता है, और क्लास में जाकर उसके पास ये जो 10 कैटेगरी सिस्टम चार्ट होता है उसको दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आप क्लास में ऑब्जर्वेशंस करिए। तो सबसे मान लो सपोज कि यहाँ पर उन्होंने बिहेवियर कैटेगरीज लिखी, जैसे सपोज के लिए 6 कैटेगरी लिखी, 10 लिखा, 7 लिखा, 5 लिखी, 1 लिखा, 4 लिखा, 8 लिखा और 4 लिखा। इन्होंने ये कैटेगरीज क्लासरूम में जाकर मार्क करी। सपोज जैसे कि आप पहले स्लाइड में देख रहे थे कि नंबर 6 जो है वो है गिविंग डायरेक्शन, तो जाते ही टीचर कोई डायरेक्शन देते हैं इस तरीके से। अच्छा, इसमें इनकोडिंग करते टाइम हम ये बात ध्यान रखते हैं कि जो फर्स्ट और लास्ट डिजिट होती है वो एक होनी चाहिए, और ज़्यादातर हम 10 लिखते हैं, बिकॉज जब टीचर क्लास में आता है तब साइलेंस और कंफ्यूजन होता है, और सेम जब वो क्लास से जाते हैं तब भी साइलेंस और कंफ्यूजन होते हैं। तो हम आगे और पीछे दोनों तरफ 10 लिख लेते हैं। ओके, और इस तरीके से हम 10 लिखकर इसकी पेयरिंग करते हैं। सो वी फॉर्म अ पेयर। ये देखिए, ये हमारा फर्स्ट पेयर 10 और 6 का, फिर इसी तरीके से दूसरा हो जाएगा 6 और 10 का,
फिर इसी तरीके से तीसरा होगा 10 और 7 का, फिर हो जाएगा 7 और 5 का पेयर, फिर 5 और 1 का, देन 1 और 4 का, देन 4 और 8 का, फिर 8 और 4 का, एंड देन 4 और 10 का। इस तरीके से हम जो भी बिहेवियर कैटेगरीज ऑब्जर्व हुई उसकी हम पेयरिंग बना लेते हैं, जितने भी पेयर्स इसमें फॉर्म हो रहे हैं। ये देखिए, ये आपका फर्स्ट पेयर था 10 और 6 वाला, ऐसे ये सेकंड पेयर, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ पेयर, ये सिक्स्थ पेयर, ये सेवेंथ, ये एट्थ और ये नाइन्थ पेयर बना है। इस प्रोसेस को हम इनकोडिंग कहते हैं। जब हम इनकोडिंग कर लेते हैं देन उसके बाद हम डिकोडिंग कहते हैं। डिकोडिंग कैसे करते हैं? हम मैट्रिक्स की प्रिपरेशन करते हैं। जो हमने पेयर फॉर्म कर लिए तो इसके बाद ये जो हमारे पेयर्स बन गए, सपोज ये आपका 10 और 6 का पेयर था, 6 और 7 का 6 और 10 का पेयर था, 10 और 7 का था, 7 5 का था, 5 और 1 का था, 1 और 4 का था, 4 और 8 का था, 8 और 4 का था, 4 एंड 9 का था। इस तरीके से हमारे 9 पेयर्स बने। अब इसमें जो फर्स्ट है ये हमारा रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट जो पार्ट होता है वो रिप्रेजेंट करता है रो को, और नेक्स्ट जो सेकेंड पेयर होता है वो रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। ओके, तो फर्स्ट नंबर विल ऑलवेज प्रेजेंट द रो एंड द सेकेंड नंबर विल ऑलवेज प्रेजेंट द कॉलम। तो अब हम इसको मैट्रिक्स पे लेकर जाते हैं और मैट्रिक्स प्रिपेयर करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारा कॉलम होगा और ये हमारी रोज होंगी। ओके, तो सपोज हमारा पहला क्या था, 10 और 6। तो हम यहाँ पे देखो 10th में कॉलम में 10th रो में जाएंगे और 10th के 6th कॉलम में जाकर यहाँ पे 1 भी मार्क कर देंगे। ऐसे ही हमारा सेकेंड पेयर क्या था, 6 10। सो नाउ वी विल गो फॉर 6 एंड 10। इसी तरीके से हम अपने सारे पेयर्स को मार्क कर लेंगे। इसके बाद 10 और 6 के बाद हमारा पेयर था 10 और 7 का। सो 10 एंड विल गो फॉर 7, मार्क है 1। इसी तरीके से हम पूरी 7 के फिर 7 और 5 था, 7 एंड 5। देन विल गो फॉर, इसी तरीके से हम सारी जगहों पे टैली को मार्क कर लेंगे। इसमें खासियत ये है कि इसका टोटल, ये जब आप यहाँ पे टोटल लिखोगे और यहाँ पे जो टोटलिंग करेंगे ये दोनों टोटल यहाँ पे कॉमन होना चाहिए। सपोज अगर इधर से जोड़ के सारे 1 1 1 1 1 1 जोड़ के आपके 16 आ रहे हैं, अगर मान लो कोई चीज़ रिपीट हुई है तो उसमें टू लाइन्स खींच सकते हैं। मान लो फिफ्थ के थर्ड कॉलम में फिफ्थ वाला जो बिहेवियर है वो 2 बार रिपीट हुआ है तो हम 2 बार भी लिख सकते हैं। देन हम काउंट करते हैं। तो इधर से भी मान लो एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, यहाँ पे 16 आया और इधर से भी 16 आना चाहिए। ये करता है कि आपने सही करी है टोटलिंग। उसके बाद आपको ये हमें ये पता है कि जो हमारी टीचर कैटेगरी होती है वो 7 तक होती है। 8 और 9 जो होती है वो हमारी पीपल टॉक होती है, और 10th कैटेगरी जो होती है वो होती है साइलेंस एंड कंफ्यूजन की। अब देखिए यहाँ पे फिर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं?
सबसे पहले अगर हमें निकालना है कि मतलब रेशियो निकालना है कि टीचर टॉक कैसी थी, हम इंटरप्रिटेशन भी करेंगे मैट्रिक्स से। तो टीचर टॉक का फॉर्मूला होता है टैलीज इन कॉलम 1 to 7 अपॉन टोटल टैलीज जो हमने टोटल करे इनटू 100। ऐसे ही अगर हमें पीपल टॉक परसेंटेज निकालना है तो हम इसमें लिखते हैं टैलीज इन कॉलम 8 and 9 upon total tallies into 100। then same for silence, अगर हमें silence परसेंटेज निकालनी है तो वही tallies in column 10 upon total tallies into 100। सो फॉर एग्जाम्पल जब हम टोटल टैलीज हमारी मैंने उसमें आपको मैट्रिक्स में दिखाई थी, ये देखिए फॉर एग्जाम्पल 16 है ये टोटल। अब 7th कैटेगरी तक जब हमने टैलीज को काउंट किया तो कितनी आई, फॉर एग्जाम्पल मैं ये तो आपको एग्जाम 1 2 3 4 5 6 7 आई सपोज। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो टीचर टॉक कितनी थी 7 अपॉन 16 इंटू 100, तो जो भी आएगा परसेंटेज वो आपका टीचर टॉक का हो जाएगा। ऐसे ही 8 9 कॉलम में आप टैलीज को काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 है सपोज। सो यहाँ पे हो जाएगा 4/16 इंटू 100। ऐसे ही मान लो सपोज साइलेंस के कॉलम में 2 है तो 2/16 इंटू 100। तो इस तरीके से आप अपना परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। आपको बस बेसिकली ध्यान ये रखना है कि जो आप यहाँ पे टैलीज रिकॉर्ड करेंगे और अपनी जो पेयरिंग करेंगे वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। पेयरिंग से ही आप अपना नोट कर सकते हैं टैली। यहाँ पे रूल्स भी होते हैं, जैसे सपोज अगर आप हमेशा जब भी कंफ्यूजन होता है कैटेगरी का तो 5 कैटेगरी जो है वो मेन सेंटर में होती है, 5th कैटेगरी। तो अगर आपको 2 और 3 में कंफ्यूजन है तो हमेशा फारदेस्ट पे जाएंगे। तो क्योंकि 5 से सबसे फारदेस्ट पे 2 होगी तो 2 को ही माना जाएगा, ये रूल होता है। इसी तरीके से अगर सपोज 8 और 9 में कंफ्यूजन है तो 5 से फारदेस्ट होगी 9, तो 9th कैटेगरी को माना जाता है। सेकेंड रूल यही होता है कि अपना पर्सनल पॉइंट व्यू नहीं देना है। थर्ड रूल यही है कि अगर बहुत सारी कैटेगरी एक्टिव होती हैं तो सारी कैटेगरीज को निकालना चाहिए। 3 सेकेंड एक कैटेगरी में 3 सेकेंड का टाइम वो देना चाहिए, फिर वो नेक्स्ट कैटेगरी में उसे कंसिडर कर लेना चाहिए। सॉरी। और फोर्थ रूल ये है कि अगर टाइम पीरियड साइलेंस का भी 3 सेकेंड से ऊपर है तो वो कैटेगरी नंबर 10 में जाएगा। अगर टीचर किसी बच्चे को नाम से बुलाता है तो उसे 4th कैटेगरी में रखा जाएगा। जो हमारी 4th कैटेगरी होती है वो क्या कहती है, आस्क क्वेश्चन। तो अगर वो नाम वगैरह पूछते हैं तो वो 4th कैटेगरी का होगा। इसके अलावा अगर टीचर स्टूडेंट के आंसर को रिपीट करता है, आंसर सेकेंड होता है, तो वो प्रेज और इनकरेज होगा के रूल उसमें आएगा। 7th रूल ये है कि अगर टीचर बच्चे की बात सुन रहा है, उसके आइडियाज को एक्सेप्ट कर रहा है, तो रूल नंबर 3 यानी एक्सेप्ट स्टूडेंट आइडियाज को लेगा। अगेन अगर ये वर्ड जैसे ओके, यस, ऑल राइट, बिलोंग, इट विल बिलोंग टू द इनकरेजमेंट कैटेगरी, दैट इज कैटेगरी नंबर 2। इस तरीके से ये रूल्स को रखकर हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक क्या है फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस की, क्यों इस एनालिसिस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो क्लासरूम का वर्बल इंटरेक्शन है वो हम इफेक्टिव बना सकते हैं। इसमें टीचर अब स्टूडेंट के पार्टिसिपेशन को इंक्रीज कर सकता है, क्योंकि अगर ये पार्टिसिपेशन होगा तो जो उसका परसेंटेज है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। डायरेक्ट बिहेवियर टीचर का इनडायरेक्ट बिहेवियर में भी शिफ्ट हो सकता है डेमोक्रेटिव उसके लिए, क्योंकि इसमें ना टीचर एक्सेप्ट भी करता है फीलिंग्स वाली जो पार्ट है। तो उसके लिए एक मतलब स्टूडेंट को ऑथोरिटेटिक जो वे ऑफ टीचिंग होता है उससे उसको
मुक्ति मिलती है और यहाँ पे वो ईजिली ही कैन आस्क क्वेश्चंस। टेप रिकॉर्डर, वीडियो टेप यहाँ पे रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है, जिससे कि ट्रेनी अपने इनकोडिंग और डिकोडिंग अपने बिहेवियर की खुद भी कर सकते हैं, एंड दैट इज़ वेरी वेरी यू कैन से हेल्पफुल उसकी अपनी फीडबैक के लिए। एंड फिफ्थ टेक्निक कैन ऑल्सो बी यूज बाई कंबाइनिंग माइक्रो टीचिंग एंड सिम्युलेटेड टीचिंग। तो जो आपका ये FIA का सिस्टम है, ये माइक्रो टीचिंग और सिम्युलेटेड में भी कराया जा सकता है। इससे क्या होगा कि जो पीपल टीचर होते हैं वो खुद अपनी इफेक्टिविटी इसमें जज कर सकते हैं बाय क्वांटिटेटिव जो इंटरप्रिटेशंस निकल के आते हैं उसमें। सो बेसिकली इनका इंटरेक्शन का मैंने आपको पहले भी ऑब्जेक्टिव बताया, दैट द एनालिसिस ऑफ टीचर्स बिहेवियर्स और एक्टिविटी बाय सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स, दैट इज इंटरैक्शन एनालिसिस, एंड दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ interaction analysis. And one of the important thing is it has provision for feedback. Important, हम इसमें हर तरीके का फीडबैक ले सकते हैं, उसे अच्छा कर सकते हैं। दिस इज, और आप इसमें कैरेक्टरिस्टिक में आप ये कह सकते हो कि ये एक साइंटिफिक टेक्निक है, क्योंकि मैट्रिक्स से कैलकुलेट होता है तो डेफिनेटली डेटा ऑथेंटिक होगा, है ना। तो ये एक साइंटिफिक टेक्निक होती है। आप ये कह सकते हो क्योंकि इट हैज़ प्रूव्ड एडवांटेजेस इन डिफरेंट रिसर्च वर्क, सो इट इज़ वेरी वेरी यू कैन से इफेक्टिव। तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक इसकी हैं, एंड दैट इज व्हाई द फ्लेंडर इंटरैक्शन एनालिसिस सिस्टम हैज बीन यूज्ड वाइडली इन research as a research tool for different educationists. Now, but there is limitation of Flender interaction analysis. The first of all and important thing is it is limited to verbal behavior. वर्बल बिहेवियर ही कर पाते हैं क्लास में, नॉन वर्बल बिहेवियर्स को नहीं जज किया जाता है। सेकेंड, नो अटेंशन इज गिवन टू टॉपिक, कंटेंट और करिकुलम, only the way of teaching is observed in this kind of analysis. Now next is the technique studies classroom in 10 category behavior, and there may be more categories. So this is one of its limitation, because all the behavior cannot be categorized only under 10 categories. There may be more categories. Next is it pay less attention to students talk. If you will see, very less attention for pupil talk, only 2 categories there, so less attention is given. Fifth is this needs training. Everybody needs training for observation, or you can say trained supervisors. Everybody cannot do the observations or supervisions. We need training, and it requires time and energy. It requires much time and energy. So this is the limitation of Flanders interaction analysis system. Now keep writing your notes. This is important. That's why I've given you all the notes within the video itself. See all the points you can use in your notes. Try to make your own matrix and calculate the percentage student in silence talk. And if you don't understand anything, please comment me in the comment section. Oh, and one more thing, this is the chart of percentage which we can also calculate. There are many formulas for percentage of every category, and this, if you will say, I will tell you in the next video if you want to make this kind of flow chart which I told you qualitatively. So this is qualitatively flow chart or showing the percentage.
So if you want me to tell about this kind of pie chart or flow chart, I will tell you in the next video if you will comment me in the comment section. Until then, write your notes properly. Take help from this video. Make a matrix by yourself in the classroom if you are a people teacher, and try to do interpretation of the matrix. And if you get any problem, please ask me in the comment.